किसी भी ज़ी शऊर इंसान से जब ये पूछा जाए कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत क्या है, तो वो यही कहेगा कि मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है जो हम अपनी आँखों से देखते हैं और सहते भी हैं। ये सबसे बड़ी हकीकत होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा कर्बनाक, दर्दनाक और तल्ख़ हकीकत भी है। लेकिन क्या कीजिए कि जब से इंसान वजूद में आया है वो इस हकीकत का सामना करता आ रहा है और फिर भी जीने की ख्वाहिश रखता आ रहा है। बतौर हसास इंसान के तमाम शायरों, अदीबों और तमाम लिखारियों ने मौत के पहलू पर ज़रूर कुछ न कुछ लिखा है। दुनिया के अदब चाहे वो किसी भी ज़ुबान का हो, मौत को इग्नोर नहीं कर सके। तमाम अदब में चाहे वो किसी भी ज़ुबान का हो, मौत के बारे में तकरीबन हर शायर ने और हर अदीब ने किसी न किसी पहलू से बात ज़रूर की है। जब जाने वाले चले जाते हैं तो उनके पीछे रह जाने वाले लोग कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ माह या कुछ साल उनका गम मनाते रहते हैं, दुख सहते रहते हैं और ये उनको याद रखने का एक बहाना होता है। शायर ज़्यादा महसूस करता है इन तमाम हक़ाइक़ को। तो जब कोई शायर किसी मरने वाले पे पूरी नज़्म लिखे, उस नज़्म को दोस्तों हम उर्दू में नोहा या अंग्रेज़ी में एलेजी कहते हैं। शायर तो एक हसास तरीन इंसान है। शायर तो क्या, आम इंसान तो क्या, जानवर भी इस दुख को तादेर महसूस करते रहते हैं। दोस्तों, इस तमाम बहस से ये बात तो सामने आ गई कि हर जानदार मौत के दुख को बदरजयतम महसूस करता है और हम ये बात भी कर चुके कि शायर ज़्यादा महसूस करता है। हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं, दिलों को दर्द से आबाद रखना चाहते हैं। बहुत मुश्किल ज़मानों में भी हम महले मोहब्बत वफा पर इश्क की बुनियाद रखना चाहते हैं। तो हम अपने पर कुछ कर्ज महसूस करते हैं जाने वाले का कि हमारा इतना अरसा उसके साथ गुजरा, उसके जाने के बाद हम उसे अक्सर और दफ़अतन कहीं भुला ना दें। इससे हमें ये एहसास भी रहता है कि हमारे जाने के बाद हमें कुछ वक्त के लिए याद रखा जाएगा, तो हमें कुछ ढारस बंधी रहती है। तो दोस्तों, ऐसी नज़्म जिसमें शायर अपने से बिछड़े हुए किसी साथी को याद करता है, उसका नोहा करता है, शायर नोहा कना नज़र आता है अपनी नज़्म में, उस नज़्म को हम इंग्लिश में एलेजी कहते हैं। एलेजी के बेसिक्स पर देखें। पहली बात जो बहुत अहम है कि ये लिरिक पोइम है। लिरिक पोइम का मतलब है कि ये लायर पर गाई जा सकती है, यानी किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाई जाने के लिए लिखी जाती है, इसलिए हम इसे लिरिक पोइम कहते हैं। यूजुअली अ फॉर्मल लेमेंट, ख़ास तौर पे ये वो लेमेंट नहीं है, ये वो नोहा या वो मातम या वो रोना धोना नहीं है जो कि हम अमूमी तौर पर किसी की वफ़ात पर करते हैं, बल्कि ये फॉर्मल है, यानी ये एक नज़्म की सूरत में रस्मी तौर पर गम का इजहारिया है। फॉर अ पर्सनस डेथ, किसी भी शख्स की मौत पर, यकीनन जो शायर का दोस्त फौत हुआ है या उसका कोई रिश्तेदार अहबाब में से कोई फौत हुआ है, तो वो उस पर जो रस्मी तौर पर गम करता है उसे हम एलेजी कहेंगे। It expresses sorrow over the death of someone the poet loved, respected और admired। शायर जिसका मोतरिफ रहा, जिसकी इज्जत करता रहा और जिससे मोहब्बत करता रहा, उसकी मौत पर अपने गम का इजहार करता है। Sometimes mourns the passing of all life and of beauty, कभी कभार यूनिवर्सलाइज कर देता है और ज़िंदगी के ख़त्म होने पर भी नोहा गुना हो सकता है या खूबसूरती के ख़त्म हो जाने पर नोहा गुना हो सकता है शायर। बहरहाल हम उसे फिर भी एलेजी ही तसव्वुर करेंगे। अब तक उम्मीद है कि आपको एलेजी का मुकम्मल तसव्वुर आ चुका कि असल में एलेजी है क्या। यानी ये ऐसी अंग्रेज़ी नज़्म है जिसमें शायर अपने दुख का इजहार कर रहा होता है। What is lyric poetry? क्या है? Takes its name from songs accompanied by the lyre, जो लायर के साथ, जैसा कि हमने बात की कि लिरिक पोइट्री वो पोइट्री जो कि लिरिक का सहारा ले, लायर का सहारा ले, यानी इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के सहारा लेके गाई जाने के लिए लिखी जाए, ऐसी नज़्म को हम लिरिकल पोइम कहते हैं।
باؤنڈریز آر فلیکسیبل ہیں اس کی، یعنی اس کی فارم جو ہے وہ فلیکسیبل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 4 5 کینٹوز پر مشتمل ہو سکتی ہے، 3 4 5 بند ہو سکتے ہیں، یعنی بالکل باؤنڈری اس کی ریجڈ نہیں ہے کہ اتنی ہی ہونی چاہیے. جیسے سونیٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 14 ہے، 14 لائنز ہی کا ہی ہونا چاہیے. یولی فیئرلی شارٹ، اور بالعموم یہ چھوٹی نظم ہوتی ہے. آفٹن پرسنل ہوتی ہے، اپنا پرسنل گریف شاعر جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے، جو اس کا اپنا دکھ ہوتا ہے. امپرسنل نہیں ہوتی، کسی بیلڈ کی طرح، اوڈ کی طرح. وہ کبھی کبھار پرسنل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بالعموم پرسنل ہی ہوتی ہے، یعنی اپنی ذات کا اظہاریہ ہوتی ہے، اپنے دکھ کا خاص طور پہ اظہار ہوتی ہے. لیکن موت ایسا دکھ ہے کہ اگر شاعر اپنا دکھ کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً ہم بھی کسی درجے اس کے دکھ کو محسوس اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا بھی نیئر اینڈ ڈیئر ون کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. The sonnet and the ode are other types of lyric poetry along with the elegy. کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لیرک پوئمز ہمارے پاس موجود ہیں ان کے نام سونیٹ اور اوڈ ہیں. اس کی بات ہم اگلے لیکچرز میں کریں گے. آئیے جی ہم اس کے آخری پورشن پر پہنچ چکے ایلیجی کے کہ اس کی کیٹیگریز کیا ہو سکتی ہیں. ایلیجی کی کیٹیگریز آف دی ایلیجی. سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے اسے ہم تھرینوڈی کہتے ہیں. نمبر 2 مونوڈی، ڈرج اور پیسٹرل ایلیجی. یہ 4 کائنڈز ہیں ایلیجی کی اور یہ آپس میں بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں. اس کی چھوٹی چھوٹی سی بات ہم ابھی کر لیتے ہیں. Each of the first 3 categories are very similar in that they are all songs, poems that lament a person's death. اوکے جی کہ 3 اوپر والی بالکل آپس میں ملتی جلتی ہیں اور یہ ظاہر ہے کسی شخص کی وفات پر ان کی نوحہ کنانی ہے، ان کے اوپر دکھ کا اظہار ہے. لیکن پیسٹرل ایلیجی جو ہے وہ تھوڑی سی اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ دی پیسٹرل ایلیجی slightly different in that it also focuses on idyllic rural life. The other 3 do not necessarily have to have this focus. یہ ڈفرینس ہے پیسٹرل ایلیجی میں. تھوڑا سا فرق آئیے دیکھتے ہیں. تھرینوڈی کیا ہے؟ A threnody is a wailing ode, song, hymn اور poem. کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، نظم کی صورت میں، حمد کی صورت میں ہو سکتا ہے، سانگ کی صورت میں یا اوڈ کی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم اسے پھر بھی ایلیجی ہی کہیں گے کیونکہ اس میں جو مین تھیم ہے وہ ڈیتھ ہے، کسی نیئر اینڈ ڈیئر ون کی ڈیتھ ہے، اس لیے ہم اسے ایلیجی کہیں گے. لیکن یہ وہ کائنڈ ایلیجی کی جو کہ پرفارمڈ ایز اے میموریل ٹو اے ڈیڈ پرسن کی یادداشت کے طور پر جب ہم لکھتے ہیں کہ وہ شخص ایسا تھا کچھ یادیں اس میں دے دیتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے تھرینوڈی. اوکے جی دوسری کائنڈ پر آتے ہیں جو کہ ہے مونوڈی پڑھیں گے اسے. اس میں دیکھتے ہیں جی کیا ہے. In poetry, the term monody has become specialized to refer to a poem in which one person laments another's death. Obviously, کسی دوسرے کی شخص پر آپ نوحہ کناہ ہیں. In the context of ancient Greek literature, monody جو ہے could simply refer to lyric poetry sung by a single performer rather than by a chorus. یہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ اس کو کورس نہیں گاتا تھا، 7 لوگ 9 لوگ 11 اس طرح کوئی گروپ میں مل کر نہیں گاتے تھے، بلکہ ایک سنگل پرفارمر جو ہوتا تھا وہ کسی کی موت پر ڈراموں میں آ کے نوحہ کنانی کرتا تھا، روتا دھوتا تھا، نظم پیش کرتا تھا، رو کے گایا کرتا تھا اپنی ٹریجک ٹون میں. اسے ہم مونوڈی کہتے تھے، جیسا کہ لفظ سے بھی ظاہر ہے مونو، اس لیے یہ ہے جی سنگل یعنی مونو ایک، تو یہ ہے مونوڈی. سنگل پرفارمر نظم کو گاتا ہے، کسی کی موت پر دکھ کا اظہار کرتا ہے گا کے، اسے ہم مونوڈی کہتے ہیں. آئے جی چھوٹا سا ایک ڈفرینس ہے ڈرج میں، اور یہ کیا ہے جی لیمنٹ فار دا ڈیڈ اسپیشلی ون فارمنگ پارٹ آف اے فیونرل رائٹ. اوکے جی کسی کے جنازے پر گائے جانا والا گیت اسے ہم ڈرج کہیں گے. ہوپ فلی جی ان تینوں میں تھوڑا سا ڈفرینس آپ کے سامنے آ گیا.
थ्रेनोडी में बिलअमूम जो उसकी मॉर्निंग है, जो उसकी यादें पेश की जा रही हैं डेड पर्सन की, वो है। मोनोडी में सिंगल परफॉर्मर अगर ये काम करे तो वो मोनोडी बन जाएगी। और डर्ज में हमने देखा कि वो जनाजे के वक्त पर गाए जाने वाला गीत है, उस दुख का इजहार है, रोना धोना है, उसे हम डर्ज कहेंगे। और अब है जी पेस्टरल एलेजी, जो सबसे अहम काइंड कह लें आप एलेजी की तो गलत नहीं होगा। पेस्टरल एलेजी क्योंकि इसमें मौत के साथ साथ जो रूरल एरियाज़ हैं, जो नहरें हैं, पहाड़ हैं, गांव का तमाम मंजरनामा है, वो तमाम दुखी है किसी एक शख्स की मौत पर। उसका इजहार होता है नज़्म में कि देखें जनाब, इस वक्त पौधे भी उदास हैं, पहाड़ भी बिल्कुल उदास हैं, सूरज भी जर्द हो चुका, शाम वैसी नहीं है जैसे कि कल थी। इस शख्स के जाने से सारे गांव का मंजरनामा तब्दील हो गया। तो हम यानी उस आदमी की मौत से ज़्यादा रेफरेंस जो दिया जा रहा है वो उसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स का दिया जा रहा है कि लोग देखें कैसे गमगीन हैं, पूरा गांव उदास नज़र आता है, गांव में मौजूद तमाम मज़ाहिर फितरत उदास हैं, उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, तो वो बन जाती है pastoral elegy. The pastoral elegy is a poem about both death and idyllic rural life के बारे में है। Often the pastoral elegy features shepherds इसमें मौजूद होते हैं बिलामूम। shepherds का जिक्र हो यानी भेड़ें बकरियां चराने वालों का, गडरियों का जिक्र होगा। The genre is actually a subgroup of pastoral poetry as the elegy takes the pastoral elements and relates them to expressing grief at a loss. ये दरअसल पेस्टल पोइट्री ही की एक काइंड समझिए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज़ को डिस्कस किया जाता है, लेकिन जब उसमें डेथ एलिमेंट शामिल होता है तो वो पेस्टल पोइट्री के बजाय हम उसे कहते हैं कि ये पेस्टल एलेजी है, क्योंकि इसमें जो दुखी मंज़र वजूद में आया है वो किसी की डेथ के बाद आया है, इसलिए हम उसे पेस्टल एलेजी कहेंगे। पेस्टल एलेजी की बहुत सारी मिसालें, जिसमें एक आपको याद होगी जॉन कीट्स पर लिखी गई मशहूर एलेजी शेली की एडोनिस मौजूद है। इंग्लिश लिटरेचर में एलेजी की बेहतरीन मिसालों पर अगर हम गौर करें या एक ताराना नज़र डालें तो जॉन मिल्टन की लिसिडस, टेनिसन की ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और बहुत ही उम्दा मिसाल इन मेमोरियम। इसी तरह जैसे हमने ज़िक्र किया शेली की एडोनिस शामिल है, जो उसने जॉन कीट्स की बहुत जल्द वफ़ात पर लिखी थी। कीट्स की कब्र पे पहुंचा तो भर आई आँखें, उस जवां मर्ग से जैसे थी शनासाई बहुत। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एलेजी के टॉपिक पर आइंदा कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इस छोटे से सेशन में हमने एलेजी की बेसिक्स को देखा, यानी उसकी डेफिनेशन को देख लिया। उसके बाद लिरिकल पोइट्री क्या होती है कुछ हमने उस पर बात कर ली। लिरिकल पोइट्री बोलें या लिरिक पोइट्री एक ही बात है। उसके बाद हमने कैटेगरीज ऑफ द एलेजी को देखा, जिसमें पहली थ्रेनोडी, उसके बाद मोनोडी, डर्ज और चौथी काइंड पेस्टल एलेजी की थी। होपफुली आपको इस सेशन में कोई दुश्वारी नहीं आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।